आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम विस्तार से पिछला टॉपिक पढ़े हैं। संधि के बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं अनुवाद और कारक प्रकरण की। कारक प्रकरण संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत से तैयारी करने वाले, संस्कृत पठन पाठन करने वाले, संस्कृत सीखने वाले उस प्रत्येक विद्यार्थी के लिए और शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत भाषा में यदि आप व्याकरण को पढ़ते हैं और व्याकरण में यदि आपने कारक प्रकरण को ढंग से नहीं समझा तो समझ लीजिए केवल आपने कारक नहीं समझा, बल्कि कारक से जुड़े हुए प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः कई सारे टॉपिक्स को आप नहीं समझ पाए हैं। कहने का मेरा मतलब है, जैसे भाषा का प्राण व्याकरण होता है, वैसे ही उस व्याकरण का प्राण हमारा कारक प्रकरण, जिसको हम विभक्त्यर्थ प्रकरण या विभक्ति प्रकरण भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जितने भी आप प्रतियोगिता परीक्षाएं या सामान्य परीक्षाएं या संस्कृत शिक्षण का कार्य आप करते हैं, वहां पर हम हिंदी भाषा शिक्षण के लिए भी, हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी आप परीक्षाएं देते हैं उन सब में भी जब तक आप कारक प्रकरण यानी विभक्त्यर्थ प्रकरण को नहीं समझते हैं, तब तक आप सीधा सीधा अनुवाद को, वाच्य परिवर्तन को, वाक्य को आधार मानकर शुद्धि अशुद्धि को, विभक्ति को, वचन को, लिंग आदि के ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए बाकी सभी विषयों को समझने के लिए, बाकी अन्य आपके पाठ हैं, लेसन हैं, टॉपिक्स हैं, उनको समझने के लिए कारक प्रकरण में आपको अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जैसे कारक प्रकरण आपको समझ में दिया जाता है तो मान लीजिए कि आपने संस्कृत व्याकरण को कहीं ना कहीं अपने वश में कर लिया, लेकिन यदि आप कारक प्रकरण में ही फेल हो जाते हैं, कारक प्रकरण आपके वश से बाहर हो जाता है, तो समझ लीजिएगा बाकी सभी टॉपिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा श्रम, मेहनत, समय और ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रयास करके मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको सरल भाषा में, व्यावहारिक भाषा में एक मित्र के समान, कि मैं संस्कृत को आपको पढ़ा नहीं रहा, मतलब सिखा रहा हूँ इस भाव से कि मुझे सिर्फ यहाँ सूचना देने मात्र का कार्य नहीं करना है कि ये सब नियम है, इनके उदाहरण है, आप इनको देख लीजिएगा, बल्कि मेरा प्रयास रहेगा ईमानदारी से इन नियमों को समझाने के साथ में इस तरह का मैं फ्लो रखूंगा, वाणी में स्वाभाविकता इस तरह से बनाए रखूंगा कि आप पढ़ते पढ़ते अनायास इनको देख करके, सुन करके, बार बार इसका रिवीजन करके इनको आप याद भी आसानी से कर सके। जो मेहनत आप अपने स्तर पर करना चाहते हैं या करते हैं, उसका कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, ताकि आपकी मेहनत थोड़ी सी और ज़्यादा सार्थकता के साथ आगे बढ़े। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें से थोड़ा अंश मैं करके आपको इसमें सौलभ्य प्रदान करना चाहूँगा। इसलिए कारक प्रकरण को आधार मान करके टीजीटी, पीजीटी, सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में सारे एग्जाम्स में तकरीबन हमारे मुख्य डायरेक्टली 8 सवाल और इनडायरेक्टली अनुवाद जोड़ दें तो 16 सवाल, और इसके अलावा अशुद्धि संशोधन जो आपका आता है तो लगभग 20 से 25 सवाल, वाच्य परिवर्तन के लगभग 1 या 2 सवाल, इसके अलावा विभक्ति, लिंग, वचन आदि का जो आप ज्ञान करते हैं, छोटी छोटी बातों को आधार मान करके कुछ अन्य चीजें, आप समास पढ़ोगे तो भी आपको कारक या अनुवाद की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कृष्ण के समीप को लिखने के लिए वाक्य का या किसी भी शब्द का विग्रह करने के लिए अर्थ के अनुसार उसको कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और उसके लिए आपको निश्चित रूप से विभक्ति ज्ञान, कारक ज्ञान, अनुवाद की प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। तो समास को सीखने के लिए भी आपका कारक या अनुवाद आपके लिए सहयोगी है। कहना मैं ये चाहता हूं कि एक विशेष प्रकरण है, इसलिए आप पूरा अवधान से, दत्त चित्त होकर के, पूरे मनोयोग से, समर्पण भाव से कि चलिए अब हम भाषा सीखते हैं। संस्कृत भाषा में यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से भाषा का अर्जन होता है। बाकी टॉपिक्स तो आप पढ़ते ही हैं परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, तो ये परीक्षा की तैयारी के लिहाज से भी जब आप संस्कृत भाषा पढ़ेंगे या जानेंगे, सीखेंगे, संस्कृत से आप शिक्षक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कारक और अनुवाद प्रकरण की वहाँ भी कमी रहेगी कि यार अच्छा मैं पढ़ता तो आज मैं संस्कृत भाषा को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाता, अपनी भावनाओं को संस्कृत के माध्यम से किसी के सामने प्रकट कर पाता, व्यक्त कर पाता। तो इस लिहाज से भी आपके लिए जरूरी है, आप संस्कृत के अध्यापक हैं, संस्कृत जानते हैं, इसका प्रमाण आपका कारक प्रकरण ही है। प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए आधार
कारक प्रकरण ही है। मैं लगभग इस कारक प्रकरण को आधार मानकर हमेशा हर परीक्षा के 20 से 25 सवाल एवरेज मानकर चलता हूं। उन 20 से 25 सवालों को यदि आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं 120 में से, तो मान लीजिए साहब कितना हो गया, कितना आपका लगभग 20% मैटर हो गया। यदि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं 150 सवालों के साथ, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप 150 सवालों के साथ, तो लगभग आपका 15-10% आपका अकेला ये हो जाता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपका अवधान, ध्यान, आंखें, कान, यहां तक कि नाक और धड़कने, दिल, सब एकदम से पूरा समर्पित होना चाहिए किसके लिए, कारक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक है क्या? कारक शब्द को नपुंसक लिंग में व्यवहार किया जाता है और नपुंसक लिंग में कारक को कारकम लिखा जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कारक को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। तो ये केवल कारक प्रकरण नहीं पढ़ रहे, कारक प्रकरण का दूसरा नाम हमारे लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या दिया है, विभक्त्यर्थ प्रकरण नाम दिया है। विभक्त्यर्थ प्रकरण इसलिए है क्योंकि कारक के हिसाब से हम विभक्तियों का अर्थ जानते हैं, तो यह विभक्तियों के अर्थ के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, विभक्त्यर्थ प्रकरण। प्रथम विभक्ति का अर्थ क्या है वो हम कारक के माध्यम से सीखेंगे, द्वितीय का अर्थ क्या है वो हम कारकों के माध्यम से सीखेंगे। तो विभक्तियों का अर्थ कारकों से ही चलता है, इसलिए इसको कारक प्रकरण भी कहते हैं और विभक्त्यर्थ प्रकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करें, सबसे पहला जो आपका शब्द है उसका नाम है कारकम। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आपका शब्द यहाँ नपुंसक लिंग में व्यवहार किया जाता है। बात करें आखिर कारकम शब्द का निर्माण कैसे हुआ, हम हमेशा टॉपिक के शुरुआत में उस टॉपिक का जो टाइटल शीर्षक होता है उसके लिए हमेशा पढ़ते हैं कि किसी भी शब्द का यदि आप चाहते हैं कि वास्तविक अर्थ क्या है, यदि शब्दगत उस अर्थ को जानना चाहते हो, तो उसके लिए संस्कृत व्याकरण में या किसी भी व्याकरण में एक प्रक्रिया होती है शब्द संरचना की, शब्द के संग्रंथन की, शब्द के संगठना की, कि उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उस विशेष उत्पत्ति को जानने का प्रोग्राम क्या होता है, व्युत्पत्ति। आइए बात करते हैं कारकम शब्द की संरचना कैसे है, कारकम शब्द का निर्माण व्याकरणिक दृष्टि से कैसे हुआ, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक धातु है जिसका नाम क्या है, क्रिय धातु। क्रिय धातु का अर्थ होता है कर्ण। वास्तविक रूप से हम पढ़ेंगे आगे कि मूल धातु जो होती है वो क्रिय नहीं होती, बल्कि मूल धातु हम पहले भी चर्चा कर ली व्याकरण के प्रसंग में, डुक्रिय होती है और डुक्रिय का अर्थ होता है करना। इसलिए लिखते हैं किस अर्थ में आती है, ये कर्ण अर्थ में आती है। उस क्रिय धातु यानी डुक्रिय धातु से आगे जाकर कर्ता अर्थ में एक प्रत्यय किया जाता है जिसका नाम होता है णूल प्रत्यय। तो याद रखिएगा क्रिय धातु है और क्रिय धातु से आप कौन सा प्रत्यय करते हैं। अच्छा, क्रिय तो क्या है, ये तो धातु है, और णूल क्या है, बोला साहब ये प्रत्यय है, और ये प्रत्यय भी किस अर्थ में आता है, कर्ता के अर्थ में आता है। लिख देता हूं मैं यहाँ कि णूल प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के अर्थ में होता है। णूल त्रिचौ एक सूत्र है जो कहता है कि धातु से कर्ता के अर्थ में णूल और त्रिस ये दो प्रत्ययों का विधान है, चाहे तो णूल करें चाहे त्रिस करें, लेकिन यहाँ णूल का प्रयोग है। अच्छा, णूल क्या है, मैंने अभी भी आपसे कहा कि णूल एक प्रत्यय है। तो सर डुक्रिय करणे धातु से यानी क्रिय धातु से कर्ता के अर्थ में जब णूल प्रत्यय करते हैं तब जाकर नपुंसक लिंग में ये आपका शब्द बनके तैयार होता है, इसका नाम क्या है, कारकम। आओ साहब, अभी अभी मैंने कहा आगे धातु में होता है डुक्रिय, बसता क्या है, क्रीम। प्रत्यय हम करते हैं उसका नाम है णूल प्रत्यय। अब सर हम जब चर्चा करेंगे प्रत्यय प्रकरण आगे पढ़ेंगे कि णूल प्रत्यय में हम जब बचाते हैं तो बसता है उधर वू, आगे धातु का नाम क्या है, क्री, प्रत्यय में क्या बसता है, वू। सर आगे जाकर वू के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अक। सूत्र है हमारा युवोर नाकौ। कौन सा सूत्र है, युवोर नाकौ। प्रत्यय के प्रकरण में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वो कहता है कि यू के स्थान पर अन आदेश होता है और णूल का जो वू है उसके स्थान पर अक आदेश होता है। यहां पर मैंने णूल प्रत्यय किया, णूल में वू बसता है तो वू के स्थान पर युवो अन अकौ सूत्र के द्वारा, क्योंकि लिट प्रत्यय में यू बसता है तो उसकी जगह हम अन करते हैं, व्याकरण शब्द में हमने पढ़ा था। यहां पर हम णूल प्रत्यय करते हैं, णूल प्रत्यय में वू बसता है और वू के स्थान पर आदेश क्या होता है, अक। सूत्र का नाम है युवोर नाको। अब सर जैसे ही आप णूल प्रत्यय करते हैं, णूल में नकार की संज्ञा है, ये णित प्रत्यय है। णित प्रत्यय होने के कारण अचोर नीति सूत्र से धातु के अंत में वृद्धि का कार्य होता है, तो रे की वृद्धि होती है आर, कै में आर मिलाते हो आपका शब्द बन जाता है कार। और आगे बताइए सर आपने क्या बना लिया, अक। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह शब्द आपका नपुंसक लिंग में व्यवहार किया गया है यहाँ पर, इसलिए कारक शब्द बनने के बाद नपुंसक लिंग में आपका यह शब्द कैसे तैयार हो जाएगा, कारकम।
याद रखिएगा, कर्ता अर्थ में होने वाले प्रत्यय या उनसे बने शब्दों के रूप, यानी नूल प्रत्यांश शब्दों के रूप जो कर्ता अर्थ में होते हैं, उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कारक है, कारिका, कारकम। यह सामान्य भाव अर्थ में कारकम लिखा है। तो क्री धातु से णुल प्रत्यय करने पर, क्री धातु से णुल का रूप बनाने पर कारकम शब्द का निर्माण नपुंसक लिंग में किया जाता है। कहा किसी ने, ठीक है, समझ में आ गया साहब, एक धातु है, एक प्रत्यय है, लेकिन हमें यह बताइएगा कि यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी क्री धातु और जो णुल प्रत्यय आपने जोड़ा है, इस आधार पर इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? सर, जब हम व्युत्पत्ति के आधार पर कोई अर्थ लेते हैं, अर्थात इन सब का निर्माण जिन जिन के प्रकृति प्रत्यय आदि के योग से हुआ है, यदि उन प्रकृति प्रत्यय आदि के संयोजन से या उनको आधार मान करके जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो उस अर्थ का नाम होता है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, पहले भी मैंने कहा था, इसी का नाम होता है व्याकरण आधार पर अर्थ या व्याकरण सम्मत अर्थ, क्योंकि ये सारा का सारा पोस्टमार्टम या व्युत्पत्ति का काम जो शास्त्र करता है उसका नाम क्या होता है? व्याकरण। तो व्याकरण में व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ कहने को व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी कहते हैं, और इसको व्याकरण शब्द भी अर्थ करते हैं, इसको व्याकरणिक अर्थ भी कहते हैं। यानी कारकम शब्द में जो धातु प्रत्यय आपने जोड़ा है उनका भी तो अर्थ आएगा ना। तो उस धातु और प्रत्यय के संयोजन से जो कारकम बना है, उन धातु और प्रत्ययों के संयोजन से बनने वाले कारकम शब्द की उस व्युत्पत्ति पोस्टमार्टम के आधार पर अर्थ क्या है? चाय बनाते समय हम चीनी डालेंगे तो मिठास आएगी शब्द में, यानी चाय में, और दूध डालेंगे दूध का भी स्वाद आएगा, पानी डालेंगे पानी का भी स्वाद आएगा, पत्ती डालेंगे पत्ती का भी स्वाद आएगा। तो सर, जिन चीजों से मिलकर कोई शब्द बना है तो उन चीजों के आधार पर ही उसका अर्थ निर्धारण होता है। इस पोस्टमार्टम के आधार पर क्रिया और णुल का अर्थ हम जब करते हैं तो सामान्य शब्दों में यह अर्थ निकल के आता है कि क्रियाम करोति। वैसे तो सामान्य अर्थ आता है करोति इति कारकम। क्या अर्थ आता है? करोति। कारकम का मतलब होता है जो करता है वो कारक है, जो करने वाला है वो कारक है। तो करोति इति कारकम। फिर किसी ने कहा कि यार करता है मतलब क्या करता है? तो फिर कहा कि साहब हमारे पास यहाँ विभक्त्यर्थ प्रकरण में कुछ करने के लिए, संपादित करने के लिए एक ही चीज है, उसका नाम है क्रिया। इसलिए क्रिया को साथ जोड़कर अर्थ हो जाता है क्रियाम करोति इति कारकम। और एक त्रिच प्रत्यय लगाते हो क्रि धातु से तो कर्ता बनता है, कर्ता मतलब करने वाला। इसी प्रकार सेम डिट्टो क्रि धातु से णुल प्रत्यय करने पर कारकम बनता है, उसका मतलब भी करने वाला। तो जो करता है वही तो कारक है। पूछा किसी ने या आगे बताया किसी ने कि क्या करता है, तो बोला क्रिया को जो संपादित करता है वो कारक है। इसी करोति का एक और अर्थ यहां आ जाता है, लिख देता हूं मैं, निर्वर्तयति। संस्कृत व्याकरण में करोति पद का अर्थ बताने के लिए भी एक शब्द ले दिया जाता है जिसका नाम है निर्वर्तयति, अर्थात संपादित जो करता है। तो सर करोति इति कारकम, जो करता है वो कारक है, और कारकम और आपका जो कर्ता शब्द होता है उससे पर्यायवाची शब्द है। कारक कहो चाहे कर्ता कहो, बात लगभग एक जैसी है प्रत्यांश शब्दों के रूप में। इसलिए कहा कि जो करता है वो कारक है। बोला साहब क्या करता है? बोला क्रिया को जो संपादित करता है उसी का नाम क्या है? कारक है। आगे जाकर के सर कारक की बहुत सारी परिभाषाएं आती है। आइए कुछ परिभाषाओं को जो आपकी बदल बदल के परीक्षा में, बात तो एक सी ही है लेकिन कहने के तरीके थोड़े से अलग हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कारक को परिभाषित करने का प्रयास किया है? सबसे पहला लिखा है क्रिया जनकम कारकम। क्या लिखा है? क्रिया जनकम कारकम, अर्थात क्रिया का जो जनक है उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आगे जाकर भाव अर्थ में भी इसको दोबारा से फिर से लिखा गया है, लिखा है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया के जनक का जो भाव है, यानी क्रिया के जनक का जो भाव है उसका नाम कारकत्वम यानी कारक का भाव है। अब ये त्व लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं त्व लगने से कोई दूसरा अर्थ तो नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही बात है। सीधे शब्दों में कई बार कहते हैं क्रिया के जनक का जो भाव है वो कारक का भाव है। जैसे मनुष्य का भाव मनुष्यत्व है, उसी प्रकार क्रिया का जनक कारक है, या क्रिया के जनक का भाव कारकत्वम यानी क्रिया कारक का भाव है। इसी प्रकार से आगे हम लिखते हैं क्रिया संपादकम, यानी क्रिया का जो संपादन करने वाला है। बताइए क्रिया के संपादित करना जो है वो क्या है? तो क्रिया संपादकम कारकम। फिर इसी को आप वही भाव अर्थ में भी आप ले सकते हैं, कहते हैं क्रिया संपादकत्वम, क्रिया को संपादित करने का भाव भी क्या है? कारक है। सर ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए अर्थ से कोई फर्क नहीं आता, एक ही बात है। जनक कह लो, संपादकत्वम कह लो, आगे त्व लगाओगे तो आप भी कह दो वो कारक का भाव है। तो त्व लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रहे। इसी प्रकार से संपादन शब्द का एक और पर्यायवाची होता है, उसका नाम होता है निष्पादन। तो अगली परिभाषा में कुछ लोगों ने ऐसे भी कह दिया
कि क्रिया निष्पादकम, यानी क्रिया का जो निष्पादन करने वाला है वही तो सर आपका कारक है। फिर उसमें भी त्व प्रत्यय लगाकर पढ़ दिया किसी ने कि क्रिया निष्पादकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम वही क्या है, कारक का भाव है, यानी कारकत्वम। तो अर्थ एक ही है, इसको पढ़े चाहे उसको पढ़े लगभग एक ही बात है, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है। आगे देखिए सर, लास्ट में कहा कि जिसका क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है वो अन्वित होने वाला ही कारक है। लिखा है कि क्रिया, या साक्षात लिख देता हूं मैं, शिक्षा साक्षात क्रियान्वयी कारकत्वम। साक्षात मानी डायरेक्टली प्रत्यक्षतः जिसका क्रिया के साथ अन्वय होता है, तो साक्षात क्रियान्वयी कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात क्या होता है, अन्वय होता है, तो क्रियान्वयी कारकम। और इसी को दोबारा त्व के साथ लिखोगे तो अर्थ हो जाएगा साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ये सब इसलिए लिख रहा हूं कि अगल बगल बदल बदल के कैसे भी परीक्षा में दे, आपका गलत नहीं होना चाहिए, भ्रम ना हो कि यार गुरुजी ऐसा भी लिखा हुआ था, हमने देखा था। लास्ट में जो मुद्दे की बात है वो तो यह है, सामान्य शब्दों में तो जो क्रिया का जनक होता है, क्रिया को संपादित करता है, निष्पादित करता है, या क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है, यानी दोनों मिलकर के अर्थ देते हैं। कोई शब्द है वो क्रिया को जोड़ करके अपना अर्थ देता है, अन्वय का मतलब तालमेल होता है, दोनों को मिलने से आराम से सीधा अर्थ निकलता है, दोनों मिलकर अर्थ देते हैं। लेकिन सीधी भाषा में कहें, जो हमारा वास्तविक अर्थ है सीधा सीधा, कि यस्य क्रियया सह, जिसका क्रिया के साथ में, क्रिया सह के युग में तृतीया होती है, साक्षात संबंध भवति, जिसका क्रिया के साथ में कैसा संबंध हो, प्रत्यक्षतः साक्षात सीधा सीधा प्रभावित करने वाला संबंध हो, साक्षात संबंधो भवति, यस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवति तत्कारकम। और तत् इसलिए लिखा हूं क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द से आपने व्यवहार में प्रयोग किया है, तो सर सीधा जो अर्थ है वो फाइनली हमारा यही आता है कि जिसका क्रिया के साथ में साक्षात डायरेक्टली संबंध होता है उसी का नाम कारक होता है। इतने सारे शब्दों से कैसे कह लो, घुमा फिरा के बात जो अपनी भाषा में वो ये है कि क्रिया को जो उत्पन्न करता है, क्रिया का जो जनक है, क्रिया को संपादित जो करता है, क्रिया को निष्पादित जो करता है, क्रिया के साथ मिलकर जो अन्वय होता है यानी अर्थ देता है, यानी क्रिया से जिसका संबंध है, कनेक्शन है, संबंध भी कैसा सर, असाक्षात नहीं कि भाई घूम फिरा के संबंध है, नहीं नहीं, सीधा डायरेक्ट, नॉट वाया से संबंध नहीं होता, डायरेक्टली संबंध होता है। और सही बात तो कहूं कि सर जो क्रिया को प्रभावित करने की औकात रखता है, मैं बदल रहा हूं तुझे बदलना पड़ेगा, तो क्रिया पर प्रभाव डालने वाला, क्रिया को प्रभावित करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला, साक्षात संबंध रखने वाला ही क्या है, कारक है। तो सामान्य शब्दों में यदि हम सामान्य अर्थ ले लें इस परिभाषाओं के आधार पर कि वास्तविक रूप से हम समझें क्या, हिंदी मीडियम से यदि हम किसी बच्चे को समझाना चाहें कि बेटा कारक को ऐसे समझो, तो कैसे समझाएंगे सर हम कारक को? हम कहेंगे साहब क्रिया को उत्पन्न करने वाला, किसको, क्रिया को, यानी क्रिया का जो कौन है, जनक है, तो क्रिया का जनक, या यूं कह लें क्रिया को अलग अलग शब्दों में लिया है ना आपने, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न, संपादित, निष्पादित, एक ही बात है, जो भी कहो सब शब्दों का एक ही मतलब होता है। हिंदी शब्दकोश तो आपका अच्छा होगा ही होगा। निष्पादित, प्रभावित, करने वाला, या क्रिया से साक्षात, क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाला। बताओ सर क्या है, बराबर कारक है, उसी को हम कारक कहेंगे। अब आपको अपने शब्दों में बात कहूं, अपने शब्दों में समझाऊं आप सबको बच्चा मानकर कि गुरुजी सीधे शब्दों में कैसे समझाऊंगा, तो जो क्रिया पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है, अर्थ करते समय क्रिया के साथ ही मिलकर के अर्थ देता है, जिसको क्रिया से लेना देना है, सीधी भाषा में बात कहूं तो जो क्रिया को प्रभावित करे,
खुद के बदलने से क्रिया को बदलने की औकात रखता हो, जिसका डायरेक्टली कनेक्शन क्रिया से होता है, किसी न किसी रूप में नहीं, सीधा संबंध क्रिया से होना चाहिए, उसको तो हम कारक कहेंगे। और जिसको क्रिया से कोई लेना देना नहीं, ऐसा वैरागी भाव का, वैराग्य भाव का जो होगा, उसको हम वाक्य में कारक नहीं कहेंगे। कहा साहब ऐसे कितने हैं जो क्रिया से साक्षात संबंध रखते हैं, ऐसे कितने हैं जो क्रिया को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, ऐसे कितने हैं जो क्रिया के साथ मिलकर के अन्वित होते हैं, अर्थ देते हैं, ऐसे कितने हैं जो क्रिया को संपादित करते हैं। तो याद रखिएगा सर, संस्कृत व्याकरण में कारकों की जो संख्या है वो 6 बताई गई है। कारकों की संख्या संस्कृत व्याकरण में जो आपको बताई गई है, हिंदी व्याकरण के समान मामला नहीं है सर, यहाँ कुछ अलग मामला है। परीक्षा में आ जाए कि बताइए कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर कितना है, 6। अब वो कौन कौन से, उनको एक कारिका के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। लिखा है कर्ता कर्म करणम च, यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। लिखा है कर्ता कर्म करणम च, कारिका की सहायता से, ताकि कई बार रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी आ जाता है। तो लिखा है कि कर्ता कर्म करणम च, अब इसको ये च है ना आपका, वो कहीं अन्य जगह भी लगा देते हैं, यानी कई बार ऐसे पढ़ते हैं कर्ता कर्म च करणम, ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है। तो कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम, यानी अपादान और अधिकरण। तो अपादान प्लस अधिकरण जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपादान अधिकरणम इति आहु, पूरा जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा इत्याहु। तो अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि कति, तो ये लाइन परीक्षा में सीधी सीधी आती है कि कारकाणि सट या सट कारकाणि, पढ़िएगा, याद हो जाएगी आपको। लिखा है कर्ता कर्म करणम च, कई बार बोलने में ऐसे भी बोला जाता है कर्ता कर्म च करणम च, लेकिन अनुष्टुप संदेह विशेष उसमें भंग हो जाएगा। चलिए साहब, कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि सट। यदि नियमानुसार क्रमानुसार आप सभी कारकों को अलग अलग लिखेंगे तो सबसे पहला कारक कौन आता है आपका, कर्ता कारक। दूसरा कारक जो आपका लिखा है उसका नाम क्या है, कर्म कारक। तीसरा जो आपका लिखा है उसका नाम क्या है, करण कारक। इसके बाद में चौथा जो आपका लिखा है उसका नाम है संप्रदान कारक, चौथे का नाम क्या है, संप्रदान कारक। पांचवे का नाम क्रमानुसार लिखा है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, अपादान कारक, क्या है, अपादान। और उसके बाद में जो छठे नंबर पे लिखा है उसका नाम क्या है, अधिकरण कारक, जबकि हिंदी में आप छठे नंबर पे लेके आते हैं संबंध कारक को। और मैंने पहले ही कहा कि हम लोग 6 ही कारक मानते हैं, 6 के अलावा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उनको हम संस्कृत व्याकरण में कारक स्वीकार नहीं करते। सवाल आ जाता है कि साहब संबंध और संबोधन कहाँ चला गया, यहां से भी आपकी परीक्षा का सवाल बनता है कि बताइए संस्कृत में हम किन किन को कारक नहीं मानते हैं। तो सर याद रखना कि जो स से स्टार्ट होने वाले, जिनको आप हिंदी में कारक स्वीकार करते हैं, उनको संस्कृत में यहाँ कारक स्वीकार नहीं किया जाता। यही बात हम विशेष के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, परीक्षा का सवाल आए तो हम लिखेंगे विशेष बात में यही बात कि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। हिंदी व्याकरण के समान यहाँ पर कार्यक्रम नहीं है। कौन कौन को, एक तो आपका संबंध और दूसरा क्या है सर आपका संबोधन। तो संबंध और संबोधन इन दोनों को संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता है। संबोधन कारक नहीं मानते या कारक नहीं है, यहाँ नहीं माना जाता संस्कृत व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में तो आप इन दोनों को भी स्वीकार करते हो, पर संस्कृत व्याकरण में हम लोग इन दोनों को स्वीकार नहीं करते हैं। बताइए सर, आप वहां 8 मानते हैं, इन 2 को बाहर कर देंगे तो फिर बताइए आपके कारक कितने रह जाएंगे, 6। प्रश्न किया किसी ने, क्यों भाई, इनसे क्या परेशानी है, संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं मानते आप। उसका हम जवाब देंगे, सर हमारी परिभाषा थी जिसका क्रिया से साक्षात संबंध हो वो तो आपका कारक है, और जिसका क्रिया से डायरेक्टली संबंध ना हो, क्रिया को प्रभावित नहीं करता हो, कोई मतलब ही नहीं रखता हो, इनडायरेक्टली संबंध रखता हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो कहा कि सर जो आपका संबंध होता है उस संबंध का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, संबंध होने के बावजूद भी संबंध नहीं रखता, बड़ा अजीब आदमी है। तो संबंध का हम कहेंगे उत्तर हमारा कि संबंध का क्रिया के साथ या क्रिया से, क्रिया के साथ या क्रिया से कैसा वाला संबंध, साक्षात संबंध नहीं होता, साक्षात संबंध नहीं होता। और जिसका साक्षात संबंध नहीं होता, बताइए सर, उसी को हम कारक स्वीकार नहीं करते हैं। तो भैया संबंध नहीं तो हम कह देंगे कारक भी नहीं। बोला साहब हम कैसे मान ले कि साहब इसका संबंध नहीं होता,
झूठ भी बहका सकते हो आप, तो संबंध से जलते होंगे भाई ऐसा भी कोई कह दे कि साहब हम कैसे माने, प्रमाण कैसे दें। यहां से आगे आपको परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि क्रिया के साथ साक्षात संबंध कैसे नहीं होता, कैसे क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, कैसे क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं होता, तो डायरेक्टली क्रिया से कोई मतलब नहीं होता। आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है सर कि राम के पुत्र, किसके पुत्र, राम का पुत्र है, माफी चाहता हूं, राम का पुत्र जाता है। सर कैसे अनुवाद करेंगे, थोड़ा बहुत तो आपने ज्ञान रखा ही है, संस्कृत में इतने साल आपने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है, शिक्षक नहीं बने हैं तो क्या है, अध्यापन किया ही है, कई सारे लोग शिक्षक बने हैं, अध्यापन अध्ययन कर ही रहे हैं। तो जाने के प्रयोग में आप गम धातु से क्या रूप बनाते हो, वर्तमान काल लट लकार में गच्छति। सर कौन जाता है, रामः, सही क्या, अच्छा राम का पुत्र जाता है, सॉरी जाता कौन है, तो हम कहेंगे सर पुत्र जाता है, और पुत्र किसका है, तो संबंध में षष्ठी विभक्ति करते हैं हम आगे। तो ये आपका वाक्य ऐसा है, देखना ध्यान से, रामस्य पुत्रः गच्छति, अर्थ है राम का पुत्र जाता है। बताइए सर जाता है, कौन जाता है, आपका जवाब हो जाएगा सर राम का जो पुत्र है वो जाता है, यानी पुत्र जाता है। अब की बार जो क्रिया से आपने संबंध बताया डायरेक्टली, वो किसका संबंध है, पुत्र का संबंध है। जाता कौन है, पुत्र जाता है, किसका पुत्र है, राम का पुत्र। सुनना भाई ध्यान से, अब मैं इसको बदलूंगा और मैं इसको बदलूंगा, जिसके बदलने से क्रिया बदल गई इसका मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्ट है, और जिसके बदलने नहीं बदलने से क्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, चल आते हैं जाते हैं तेरे जैसे बहुत सारे 56, इसका मतलब वो भाई साहब फिर कारक नहीं है। इसी सेंटेंस को मैं आपकी सहायता से आगे बढ़ता हूं। बताइए सर पुत्र की जगह बहुवचन करना चाहता हूं कि राम के बहुत सारे पुत्र हैं मान लीजिए, और ये देखिए सर राम के पुत्र हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे पुत्र हैं, तो यहां पर मैं बहुवचन में क्या लिखूंगा, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः। अब बताइए सर क्रिया गच्छति ही लिखूं रामस्य के हिसाब से, रामस्य एक वचन है, पुत्र को मैंने बहुवचन कर दिया, क्रिया का जब वाक्य में अनुवाद करोगे तो अर्थ क्या होगा, राम के पुत्र जाते हैं या राम के बहुत सारे पुत्र जाता है, तो सर राम के तो बहुत सारे पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से पुत्र के हिसाब से आपने क्रिया को क्या लिखना पड़ेगा, गच्छन्ति। अब ये बात तो क्लियर हो गई, इसका मतलब यहां जो बहुवचन का प्रयोग किया है वो आपने किससे किया, गच्छन्ति से किया, यानी कि गच्छन्ति का सीधा सीधा संबंध किसके साथ है, पुत्र के साथ है। तो ये तो कारक है भाई साहब। आओ देख अब कौन सा कारक है, करता है, कर्म है, वो तो बात की बात है, प्रधान करता है, प्रधान कर्म जो भी है। तीसरा वाक्य में इसको एक बार फिर रिपीट करके लिखता हूं ताकि मन रखे आपका। मान के चलो सर कि अब की बार मैं राम को बहुवचन में ले जाता हूं और पुत्र को एक वचन में ले आता हूं। राम शब्द का बहुवचन करोगे रामस्य रामयो रामाणाम, यानी बहुत सारे राम हैं, उनका क्या होता है सर, पुत्र जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर बहुत सारे लोगों का एक ही पुत्र कैसे हो सकता है। मान लीजिए हम वाक्य को सिर्फ पढ़ने के लिए, संस्कार के लिए लिख रहे हैं, वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन हम ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण अंचल में आपने देखा होगा जब किसी बालक के 2-3 होते हैं पापा, एक होता है बड़े पापा, एक होते हैं छोटे पापा, एक होते हैं वास्तविक पापा, एक होते हैं पटवारी पापा, एक होते हैं मास्टर पापा, तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पापाज। तो मान लीजिए कि सर हम वाक्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे रामों का पुत्र जाता है, इसलिए उसको वैसे नहीं देखना, वैसे तो गलत वाक्य है। अब बहुत सारे रामों का क्या है सर, पुत्र जाता है, तो क्रिया में सर रामाणाम के हिसाब से बहुवचन लिखूं कि पुत्र के हिसाब से एक वचन लिखूं। अभी तो कॉमन सेंस की बात है, रामों के या रामों का पुत्र जाता है, रामों का पुत्र जाता है, बहुत सारे राम है उनका पुत्र जाता है। सर इस वाक्य में भी आपने एक वचन की ही उपस्थिति बताई, इसका मतलब यहां राम से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए सर पुत्र आपका एक वचन में था, तो यहां पर भी क्रिया आपने एक वचन में कर दी, यहाँ पुत्र बहुवचन था, क्रिया बहुवचन में रही, यहाँ पुत्र एक वचन में था, क्रिया एक वचन में। यहाँ रामस्य पद आपका एक वचन में है, क्रिया एक वचन में है, इनका कोई संबंध नहीं है। बोला कैसे नहीं है, देखो एक वचन बोला, इधर नहीं इधर देखो, बहुत सारे रामों का बहुवचन में होने के बावजूद भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सर याद रखना, जब जब भी ग्रामस्य वातावरणम अतीव सुंदरम अस्ति, तो ग्रामस्य वातावरण का संबंध सुंदर से भी है और अस्थि से भी है, लेकिन ग्रामस्य का संबंध किसी से नहीं है साहब। इसलिए याद रखना सर, जिसका क्रिया से डायरेक्ट संबंध हो, क्रिया का प्रभाव जिसका ऊपर क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े, वो क्रिया को उत्पन्न जो करता हो, क्रिया से डायरेक्ट कनेक्शन रखता हो, वो तो कारक है। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे ये जो राम है। बताइए सर आपसे परीक्षा में यूं पूछ लूं कि पुत्र किसका है, तो सर पुत्र का संबंध जिससे है वो आपका राम है, इसलिए राम सर क्या है, संबंध है ना। और ये संबंध कैसा है तो आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पिता और पुत्र का संबंध है, पुत्र का राम से पिता के वाला संबंध है। तो ये जो संबंध है
पुत्र किसका? राम का। तो जिससे संबंध होता है वही तो आपका संबंध होता है। संबंध का यहाँ क्रिया से कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्रिया के इसके बीच में कोई तालमेल नहीं है। ये गच्छति आपकी क्रिया है और इन दोनों का आपस में कोई संबंध, यानी डायरेक्टली जो है आप बता रहे हो ना कि सर साक्षात संबंध होना चाहिए, तो साक्षात संबंध नहीं है। और जिसका साक्षात संबंध नहीं है, क्रिया से मतलब ही नहीं रखता, तो क्रिया भी कह देता है चल तेरे जैसे बहुत आते हैं, कोई कारक वारक नहीं है, हम तो कारकों का कहना मानते हैं, तू कारक होता तो तेरी बात मानते, तू कारक नहीं तो तेरी बात भी हमें नहीं मानेंगे। बात समझ में आई भाई? ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इसका परीक्षा में इस प्रकार से कोई प्रयोग नहीं करा। मैं ये दिखाना चाह रहा था, देखो एक वचन में है तो भी क्रिया एक वचन और बहुवचन में तो भी बहुवचन एक वचन में। कारण क्योंकि राम के अनुसार क्रिया आ ही नहीं रही, राम का मतलब ही नहीं है। कहने में देख लो ना, राम का पुत्र जाता है, तो राम का पुत्र का संबंध राम से तो है, यानी दोनों का संबंध तो है, लेकिन डायरेक्टली राम का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा प्रश्न, अच्छा इसी को आगे बढ़ाते हैं। विशेष बात याद रखना सर कि संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन इसमें भी एक विशेष बात है कि संस्कृत अनुवाद के लिए संबंध कारक नहीं होने के बावजूद भी संबंध को कारक की तरह व्यवहार करके हम उसमें अनुवाद करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर होती नहीं है पर उसके जैसी होती है। आई बात समझ में? तो संबंध को हम कारक स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये परीक्षा की लाइन है, याद रखना कि हम संस्कृत में इसका अनुवाद करते जरूर हैं कि भाई किसी भी शब्द का संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा, तो संस्कृत में वाक्य में तो संबंध भी आएगा। तो कहते हैं कि अनुवाद करते समय संस्कृत अनुवाद में या संस्कृत अनुवाद के समय जब आप किसी भी भाषा के वाक्य का संस्कृत में क्या करोगे? अनुवाद करोगे। तो संस्कृत अनुवाद के समय संबंध को, कारक नहीं है, ध्यान रहे, है ना, संबंध को कारक की तरह मानकर, कारक की तरह व्यवहार करके, कारक की तरह व्यवहार करके, कारक नहीं है, कारक की तरह मान लेते हैं, संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध में कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, याद रखना भैया जी। तो कारक तो नहीं है, लेकिन कारक की तरह मानकर अनुवाद तो करना पड़ेगा। राम का आएगा तो राम का अनुवाद कैसे करोगे? तो मैंने अभी कैसे किया राम का अनुवाद, तो षष्ठी मानना है, तो संबंध कारक नहीं है, लेकिन कारक की तरह मान करके उसमें अनुवाद करते समय हम षष्ठी का प्रयोग जरूर करते हैं। और इसी का प्रमाण आगे जाकर लिखा है, आपके पास में एक सूत्र है जिसका नाम है षष्ठी से सूत्र भी है ना, इसका विभक्ति करने वाला सूत्र है। कारक का सूत्र तो हो ही नहीं सकता, कारक नहीं है तो तो जो षष्ठी से सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा संबंध अर्थ में कारक की तरह व्यवहार करते हुए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरी बात सर, अभी हम चर्चा में दूसरी बात और कर रहे थे कि साहब संबंध तो कारक नहीं है, संबंध का सीधा क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, लेकिन अनुवाद तो करना पड़ेगा। इसलिए अनुवाद करते समय जहां जहां संबंध होगा, किसी भी प्रकार का संबंध हो, विकृति प्रकृति संबंध हो, जन्य जनक भाव संबंध हो, जो भी संबंध हो, संबंध को हम पकड़ लेंगे। जहां काकी की आता है वो पकड़ में आ जाता है और उसमें हम षष्ठी का प्रयोग कर लेते हैं। तो कारक नहीं होने के बावजूद कारक की भांति उसके साथ व्यवहार किया जाता है। सर दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि संबंध के अलावा हम संबोधन को भी कारक स्वीकार नहीं करते हैं। बोला साहब क्यों? तो कहते हैं कि संबोधन वास्तव में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग उसमें किया जाता है, तो संबोधन भी कारक नहीं है। कोई पूछे साहब क्यों नहीं है, तो कहते हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, या यूं कह लें कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही कार्य करती है। प्रथमा का आप पहले कर्ता अर्थ में प्रयोग कर चुके हैं। संबोधन कहीं ना कहीं प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है, क्योंकि वो कारक में कर्ता की तरह ही भूमिका में होता है। तो कारक की तरह प्रयुक्त होने के कारण, प्रथमा विभक्ति ही कार्य करने के कारण संबोधन को अलग से कारक नहीं मानते हैं। अरे आपने प्रथमा विभक्ति या कर्ता को पहले स्टार्ट में गिन लिया कर्ता कर्म में, बोला एक ही व्यक्ति को दो बार थोड़े ना गिनते हैं। कहा कि साहब मेरे दो संतानें हैं, बोला क्या नाम है? एक का नाम मोहन है, एक जो है उसको मोनू भी कहते हैं। तो मोनू कहने मात्र से मोहन और मोनू अलग नहीं हो जाएंगे, मोहन भी वही है जिसको प्यार से आप मोनू कहते हैं। सर वहीं आपने कर्ता की विभक्ति में सामान्य उसको कर्ता नाम दिया है प्रथम विभक्ति में,
यहां पर जब किसी को साक्षात करके आप संबोधन करेंगे, आहूत करेंगे, बुलाएंगे, अभिमुखीकरण करेंगे, तो उसका नाम संबोधन हो जाता है। तो सर कहते हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही कार्य करती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही, जो कर्ता में करती है वो यहां करती है, प्रथमा विभक्ति ही कार्य करती है, प्रथमा विभक्ति ही कार्य करती है। संबोधन वास्तव में कर्ता की तरह ही होता है, कर्ता का ही रूप होता है, कर्ता का ही रूप होता है। इसलिए सर इसको हम अलग से कारक स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी क्रिया संबोधन के लिए आएगी वो सामान्य संबोधन आपका कर्तार्थ रूप में होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, वो कर्ता की प्रथमा है। उसी प्रकार संबोधन में वापस प्रथमा करते हैं, वो संबोधन की प्रथमा है। यहाँ प्रथमा विभक्ति ही काम करती है, इसलिए अलग से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा हे राम आगच्छतु, जैसे मैंने कहा हे राम, आगे हम पढ़ेंगे भाई संबोधन का मतलब होता है साक्षात करके किसी को बोध कराना, किसी की ओर उन्मुखीकरण करके या किसी को अपनी ओर उन्मुख करके ज्ञापन देना, किसी को बात बोलना, दूर से बुलाए जाना, विशेष रूप से ज्ञापन देना कि हे राम सुन ले भाई, हे मम्मी खाना दे दे भाई, हे पिता मेरी बात सुनिए। इस प्रकार से जब हम किसी को सम्यक अवबोध कराते हैं, उसकी ओर मुख करके या उसका मुख अपनी ओर करके कोई बात बताते हैं, तो सम्यक अवबोधनम संबोधनम। तो संबोधन में प्रथमा का ही कार्य होता है, इसलिए कर्ता का ही रूप होता है। जैसे हे राम आगच्छतु, क्या बोला मैंने, हे राम आगच्छतु। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि संबोधन को हम कर्ता कारक स्वीकार नहीं करते हैं। संबोधन कारक नहीं होता, लेकिन इसको भी कारक की तरह व्यवहार करके संबोधन में भी प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबोधन कौन है आपका, हे राम, और हे राम को हम मानेंगे क्या है आपका संबोधन। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि संबोधन कारक तो नहीं होता, लेकिन कारक की भांति व्यवहार तो करेंगे। चक्कर क्या है कि हमको अनुवाद की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो ये हे राम क्या है सर, संबोधन है। आपने किसको संबोधित किया, राम को। और संबोधन जो है वो कारक नहीं होता, लेकिन संबोधन में आगे आप पढ़ोगे कि संबोधन जो भी आएगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अनुवाद के लिए। कौन सी विभक्ति का, प्रथमा का। हालांकि संबोधन के एक वचन में और कर्ता कारक की जो प्रथमा विभक्ति है उसके एक वचन में फर्क आता है ना। उसका हम आगे विवरण विस्तार से करने वाले हैं। अभी आप फिलहाल हम जो चाहते हैं बात वो ये सीखना है, ठीक है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही कार्य करती है, ये कर्ता का सा ही रूप होता है। हे राम आगच्छतु, तो कौन आओ, राम आओ, तो आने वाला तो राम ही हुआ ना। इस प्रकार से सर हम संबोधन को भी अलग से कारक स्वीकार नहीं करते, कर्ता की तरह ही प्रयुक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति ही यहाँ काम करती है, इसलिए अलग से वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अनुवाद करने के लिए हम संबोधन में वापस प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। संबंध और संबोधन दोनों ही कारक नहीं है, संबोधन को भी कारक की तरह मानकर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हे राम में प्रथमा है, हालांकि इस विभक्ति में यहाँ पर संबोधन के एक वचन विसर्ग का लोप हो जाता है, वहां राम है बनता है, यहाँ हे राम बनता है। कैसे बनता है वो आगे की बात है। उसी प्रकार संबंध भी कारक नहीं है, लेकिन उसको हम कारक की तरह मान करके संस्कृत अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति है, पढ़ा होगा ना आपने, संबोधने च, सूत्र तो पढ़ा होगा आपने, संबोधने च। यहां पर भी संबोधन करने के लिए एक सूत्र पढ़ा है आपको, उसका नाम क्या है, संबोधने च। आगे पढ़ेंगे आप लोग, हम डिटेल में सारी चीजों को आराम से बारीकी से देखेंगे। तो नाम क्या है उसका, संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा करके हम आगे पढ़ने वाले। तो संस्कृत में दो कारकों को नहीं मानने के कारण संबंध और संबोधन के अतिरिक्त 6 कारक होते हैं। अब इन 6 कारकों का सामान्य अर्थ क्या है, इनका संस्कृत भाषा में प्रयोग कैसे किया जाता है, यदि आप इस चीज को जो मैं आगे चर्चा में करने वाला हूं उस बात को समझ लेंगे, तो अनुवाद जो आपका वाक्य में आप करते हैं, कई बार आपके दिमाग में होता होगा यार पंचमी लगा देते हैं गुरुजी, कभी षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं, कभी सप्तमी लगा देते हैं, ये चक्कर क्या है। तो आने वाली जो आपकी 10 मिनट की चर्चा है, यदि आप इसको थोड़ा सावधान से सीखेंगे तो मेरा विश्वास है कि आगे जाकर के अनुवाद की प्रक्रिया आपको थोड़ी आसान लगेगी। अब हम इन सभी को एक अपने तरीके से देसी अंदाज में हम एक वाक्य के द्वारा सीख सकते हैं। यानी सभी के सभी जो आपके 6 कारक हैं और 6 कारकों के अलावा प्लस 2 चीजें आपकी और चलती है जिसको आपने कारक स्वीकार नहीं किया है, जिसका एक नाम आपने दिया है संबंध और दूसरा एक है आपका संबोधन। संबंध का साक्षात क्रिया से संबंध नहीं होता तो बाहर कर दिया, चल क्रिया से ही बात नहीं करता, कैसा आदमी है। इनको हम एक वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं, एक वाक्य से समझते हैं, है ना, एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपने इस वाक्य की मर्म को समझ लिया कि ये कहना क्या चाहता है, तो मेरा वादा है आपसे
आसानी से आप सारी बात को समझ जाओगे। कोशिश करेंगे, प्रयास करके आप समझने का। आ जाओ साहब, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है कि हे बालक, बालक को संबोधित किया है मैंने और वाक्य प्रारंभ किया है कि हे बालक। किसको संबोधित कर रहा हूं मैं? बालक को। कहा कि हे बालक, हे बालक। अब संबोधन सूचक जो आपका चिन्ह होता है ना, वो ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो यहां मैं किसको संबोधित कर रहा हूं, किसको अवबोध करा रहा हूं, किसको ज्ञापन दे रहा हूं? बालक को। कहा कि ग्रामस्य राम कुमार है। ग्रामस्य का मतलब होता है गांव का, गांव का ये राम कुमार। तो ग्रामस्य राम कुमार, गांव का जो राम कुमार है वो जीविकायै, अपनी जीविका के लिए यानी नौकरी के लिए, जीविका स्त्रीलिंग शब्द है, जीविकायै जयपुरे, जीविकायै जयपुरे यानी जयपुर नगर में, ध्यानेन यानी ध्यान पूर्वक, ध्यानेन यानी ध्यान पूर्वक, शिक्षकात यानी मास्टर जी से, गुरुजी से, शिक्षकात गुरुजी से, संस्कृतम, क्या? संस्कृत को। क्या करता है? संस्कृत को पढ़ता है यानी पठती। ये एक सिंपली वाक्य समझ गए होंगे आप इसके सामान्य अर्थ को कि ग्रामस्य राम कुमार है, गांव का राम कुमार, जीविकायै आजीविका के लिए, जयपुरे यानी जयपुर नगर में, ध्यान ध्यान पूर्वक ध्यान से, शिक्षका शिक्षक से, संस्कृतम पढ़ती संस्कृत पढ़ता है। अब सर यहाँ कुछ सामान्य बातें हैं, बहुत ही आसान बातें हैं। सबसे पहली बात, कर्ता या किसी भी कारक का निर्धारण करने के लिए बताइए मुझे किसका ऊपर या विशेष अवधान देने की आवश्यकता है? क्रिया से। यानी जब भी हम किसी कारक का निर्धारण करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस वाक्य में क्रिया पर जाना चाहिए, क्योंकि क्रिया से जिसका कनेक्शन होगा, क्रिया के साथ जिसका अन्वय सीधा संबंध होगा, यानी मिलकर के क्रिया से अर्थ देता होगा एकदम, तो क्रिया को प्रभावित करने वाला, कनेक्शन रखने वाला, उत्पन्न करने वाला, वो सभी तो कारक है। और जिसका क्रिया से कोई मतलब नहीं है, उसके एक वचन बहुवचन आने से या सीधा अर्थ बैठेगा ही नहीं, अर्थ अन्वित नहीं होगा। कहीं गुरुजी बैठा नहीं है अर्थ, तो समझ जाना कि जहां आपके खोपड़ी में ना बैठे उसका मतलब कारक नहीं है। अब इसी वाक्य को मैं थोड़ा अपने हिसाब से, अपने अंदाज में थोड़ा सा लेकर चलता हूं। मैं आपको बता रहा था कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कारकों की। और बताइए सर यहां पर क्रिया कौन है आपकी? पठती। बात समझ में आ रही है? अब पठती के साथ में देखते हैं किस किस का संबंध है। ये मेरे पास में क्रिया है पठती, और इस क्रिया से जिस जिसका साक्षात संबंध होगा वो तो सर आपका क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। और जिसका साक्षात संबंध नहीं होगा उसको हम बाइकाट कर देंगे। आइए एक एक चीज को मैं लेना स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा जैसे सामान्य शब्दों में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक बार में इस रूप में लिख देता हूं, फिर निर्धारण आपको करना है कि देखते हैं साहब कारक है कि नहीं है। चलिए साहब, सबसे पहली बात, हे बालक, ये सर मैंने कहा जिसको संबोधित किया जाता है, जिसको ज्ञापन दिया जाता है, वो कौन है यहां पर आपका? हे बालक। अभी देखते हैं देखिए हे बालक का मामला क्या है। कौन है? हे बालक। तो आपने किसको संबोधित किया है? बालक को। ग्रामस्य राम कुमार है। सर राम कुमार कहां का है? ग्राम का है साहब। तो गांव का राम कुमार, राम कुमार का संबंध किससे है? गांव से है। तो एक तो आपका संबोधन है साहब, ये तो समझते हो आप सामान्य भाषा में, उसका नाम तो है हे बालक। और राम कुमार जो करता है, कारक है कोई सा भी, उसका आधा ये संबंध जो है वो किससे है? ग्राम से है। तो सर ये आपका संबंध है। ये दो चीजें तो मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब देखिए सर आगे मैं कहानी को बढ़ाता हूं, यानी आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हम कैसे कारकों का निर्धारण करेंगे और कारकों के निर्धारण में कैसे हम अर्थ को आगे लेकर बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि पठती क्रिया के साथ जिसका सीधा अन्वय होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसको कारक होगा। भाई मैं जिसको क्रिया के साथ जोड़ के पढ़ दूं और आपको गुरुजी बिल्कुल सही बैठ गया मामला, अर्थ बैठ रहा है बिल्कुल एकदम, तो इसका मतलब दोनों का तालमेल है, सामंजस्य है, साचर्य, इसको अन्वय कहते हैं। जैसे एक एक उठाते हैं साहब, आ जाइए साहब उठा लें, उठाते हैं साहब। सबसे पहले पठती को उठाता हूं मैं राम कुमार के साथ में। ये लो सर मेरे पास में ये राम कुमार है, और राम कुमार को मैंने उठा लिया कि राम कुमार है। कौन? राम कुमार है। ये मेरा एक वाक्य का एक शब्द है वाक्य में। दूसरा शब्द लेता हूं मैं सर जीविका, ये क्रम से ले लेता हूं, मेरा मन है जैसे ले सकता हूं मैं। दूसरा एक शब्द है मेरे पास में संस्कृतम, या क्रम से लिखना चाहो जैसी आपकी मर्जी है भैया ना, ऐसा नहीं कि क्रम से ना लिखें, जैसा आपका मजा ऐसा लगे आपको भाई ठीक है मामला। तो जीविका लिख देता हूं फिर मैं आपका जीविकायै। अभी देखना सबका सेटलमेंट करते हैं हम। उसके बाद में कौन है? जयपुरे। कौन है? जयपुरे।
ध्यानेन यानी ध्यान से, ध्यानेन ध्यान से, किससे? शिक्षक से। तो शिक्षकात्, बताइए किसको? संस्कृतम, किसको? संस्कृतम। अब ध्यान से सुनना सर, अर्थ करता हूं और यही आपको समझना है। मैंने कहा क्रिया कौन है? पठती। जिस क्रिया के साथ में जिसका शिक्षा सीधा संबंध होगा वो कारक कहलाएगा। जिसका साक्षात संबंध नहीं होगा, दोनों के मिलकर यानी क्रिया के साथ उसको रखकर यदि मैं पढ़ूं और इसका अर्थ यदि मामला नहीं बैठे तो आप समझ जाना कि इसका मतलब वो मामला सही नहीं है। मैंने कहा सर राम कुमार और उसका लिख दिया मैंने पठती। अब देखते चलना और आगे समझते चलना। राम कुमार पठती, बताओ सर क्या अर्थ है? राम कुमार पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम कुमार पढ़ता है। जीविका यही पठती, किसके लिए पढ़ता है? जीविका के लिए पढ़ता है। यानी बैठ रहा है यार, किस लिए पढ़ता है? जीविका के लिए। जयपुर में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? जयपुर में। यार बैठ तो रहा है यार उनमें। ध्यान ध्यान से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यानेन पठती, ध्यान से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? शिक्षक से पढ़ता है। शिक्षकात् पठती, किसे पढ़ता है? शिक्षक से। शिक्षकात् पढ़ती। संस्कृत को पढ़ता है। क्या पढ़ना चाहता है? संस्कृत पढ़ना चाहता है। तो संस्कृतम पठती। बताओ सर पठती क्रिया के साथ यदि मैं नीचे वाले सभी 6 के साथ लिख दूं तो बताओ अर्थ बैठ रहा है ना। जिसके साथ में बैठने से अर्थ बैठता हो इसका मतलब वो अर्थ के साथ अन्वय हो रहा है ना। और सर जिसका क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है इसका मतलब उसका क्रिया से साक्षात संबंध है। यानी क्रिया से जिसका साक्षात संबंध है उसको मैं बताओ गुरुजी क्या कह सकता हूं? कारक। इसका मतलब राम कुमार पढ़ता है, मैं पढ़ती क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध है, अन्वय बैठ रहा है ना, राम कुमार पढ़ता है। तो राम कुमार भी कोई ना कोई कारक है। जीविका के लिए पढ़ता है, बैठ रहा है तालमेल, तो ये भी कारक है। जयपुर में पढ़ता है तो ये पढ़ने का आधार, ये भी कोई ना कोई कारक है। ध्यान से पढ़ता है सर, इसका ये भी कारक है। शिक्षक से पढ़ता है, अन्वय बैठ रहा है, तो ये भी कारक है। और संस्कृतम पठती में ये भी सर आपका संस्कृत बैठ रहा है, तो ये भी क्या है? कारक है। लेकिन मैं कहूंगी हे बालक पठती, अरे बालकों पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वो तो आपने कहा ही नहीं। इसका मतलब हे बालक पढ़ती लिखो, चाहे आप कुछ भी लिखो सर, पढ़ती क्रिया का संबंध तो अन्य 6 चीजों से होता है जो आपने बोला ही नहीं। तो हे बालक पढ़ती में पढ़ती क्रिया के साथ में इसका कोई तालमेल नहीं है। इसी प्रकार ग्रामस्य पढ़ती, गांव का पढ़ता है। कौन पढ़ता है गांव का? कहना तो पड़ेगा ना सर। ग्रामस्य पढ़ती में गांव का तो पढ़ता है, लेकिन गांव का पढ़ता कौन है? इस प्रकार से वहां पर भी अपेक्षा रहेगी किसी कारक की। तो कहते हैं कि ग्रामस्य और हे बालक, ये जो हे बालक क्या है सर? आपका संबोधन है और इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैंने पहले इसको बाईकाट कर दिया है ना। और ये जो आपका ग्रामस्य है ना सर, ये आपका संबंध है, इसका भी क्रिया से कोई मतलब नहीं है। ग्रामस्य पढ़ती का मतलब गांव का पढ़ता है। आप कहोगे यार सर गांव का पढ़ता है मतलब कौन गांव का पढ़ता है? तो ग्रामस्य पढ़ती का पढ़ती के साथ अन्वय बैठेगा नहीं। गांव का पढ़ता है, नगर का पढ़ता, पढ़ता कौन है? किससे पढ़ता है? कहां पढ़ता है? किस लिए पढ़ता है? तो ये किस लिए आदि क्या अपेक्षाएं हैं। तो ग्रामस्य पढ़ती का अन्वय सीधा नहीं होता। हे बालक पढ़ती का बालक पढ़ती होता तो मामला बैठ जाता कि बालक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक, लिए यहाँ संबोधन है। हरे बालक या हे बालक पढ़ता है। कौन पढ़ता है गुरुजी? तो अपेक्षा हुई, अपेक्षा हुई। तो सर संबोधन भी कारक नहीं है, ग्रामस्य संबंध है ये भी कारक नहीं है। बोला फिर ये कौन है? ये सारे कारक हैं। बोला ये कारक किस रूप में है? कौन कर्ता, कौन क्रिया, कौन कर्म, सॉरी कौन करण है? तो आइए मैं आपको समझा देता हूं सीधी भाषा में थोड़ा थोड़ा करके। क्रिया से जोड़ के कैसे पढ़ते हैं? कहते हैं सर जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करता है, जिसके बिना कभी क्रिया हो ही नहीं सकती, वाक्य में ऐसा जो कारक होता है उसका नाम कर्ता कारक होता है। कर्ता यानी करने वाला। तो क्रिया को जो साक्षात रूप से स्वतंत्र रूप से संपन्न करता हो, जिसके बिना क्रिया पॉसिबल ही ना हो। बताइए सर पढ़ती में कौन पढ़ता है? आपका जवाब हो जाएगा भाई राम कुमार पढ़ता है। इसका मतलब पठती क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाला कौन है? यहाँ राम कुमार। यदि राम कुमार नहीं होता तो पढ़ने की क्रिया नहीं होती। इसलिए सर क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाला स्वतंत्र कर्ता हम। तो यहाँ राम कुमार बताओ सर किसकी भूमिका में है? कौन से कारक की भूमिका में है? कर्ता कारक की भूमिका में है। दूसरा, जब क्रिया कर्ता करता है या कर्ता जब क्रिया करता है तो कर्ता के द्वारा की गई क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, यानी क्रिया करके कर्ता क्या चाहता है वो चाहा गया ही कारक कर्म कारक के नाम से जाना जाता है। तो राम कुमार पढ़ता है में राम कुमार क्रिया करता है पढ़ने की। बताइए राम कुमार पढ़ने के द्वारा क्या पढ़ना चाहता है?
जवाब हो जाएगा सर आपका संस्कृत पढ़ना चाहता है तो कर्ता के द्वारा क्रिया करके जिसे चाहा जाता है, सर्वाधिक चाहा गया वो आपका कर्म कारक। तो राम कुमार के द्वारा पढ़ने के द्वारा क्या पढ़ना चाहता है राम कुमार, तो संस्कृत पढ़ना चाहता है। वो संस्कृत क्या है सर आपका कर्म कारक की भूमिका में वो कर्म है। आगे बढ़ता हूं इसी प्रकार से, जब कर्ता कोई क्रिया करता हो तो क्रिया करने में किसी न किसी चीज की सहायता लेता है। तो क्रिया करने में कर्ता की जो सहायता करे वही सर आपका कर्ण कारक होता है। राम कुमार पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया में राम कुमार की कौन हेल्प करेगा, लिखा है सर यहाँ ध्यानेन, हालांकि हेतु आदि अर्थों में भी आ जाता है। तो ध्यान से पढ़ता है मैं सर, ध्यान यहाँ पर कर्ण कारक की भूमिका में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कर्ण कारक कहेंगे। उसी प्रकार से जिसके लिए कोई क्रिया करके, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, वैसे हम जिसके लिए दिए जाते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके लिए कुछ दिया जाए उसको हम संप्रदान कहते हैं। राम कुमार पढ़ने की क्रिया कर रहा है, किसके लिए कर रहा है पढ़ने की क्रिया, आजीविका के लिए कर रहा है सर। तो आजीविका या जीविका जो शब्द लिखा है वो चतुर्थ्यंत पद आपका संप्रदान कारक की भूमिका में है। तो जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, तो राम कुमार पढ़ने की क्रिया किस लिए कर रहा है, जीविका के लिए। सुनिएगा सर, पढ़ने की क्रिया में या कोई भी कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो जिससे, अब ये थोड़ा सा अलग अर्थों में आ जाता है, जिससे अलग होने का भाव आता हो या जिससे पढ़ने आदि का भाव आता हो, आगे हम पढ़ेंगे आख्याता उपयोगी, तो वहां पर विपादान संज्ञा की गई है। तो जहां से अलग होने का भाव हो या जिससे पढ़ाई लिखाई की जाती है, ये शिक्षकात आपका पंचम्यंत पद अपादान कारक की भूमिका में, वैसे तो अलग होना अपादान है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा मैंने अलग लिया है कि आख्यातोपयोगी सूत्र भी आप पढ़ेंगे, जब किसी से नियम पूर्वक विद्या स्वीकार किया जाए तो उसको भी अपादान कहा जाता है। तो यहाँ राम कुमार पढ़ने की क्रिया किससे नियम पूर्वक कर रहा है, शिक्षक से। तो सर जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है ऐसे शिक्षक आदि शब्दों को भी हम अपादान कहते हैं। तो ये अपादान, अलग होना भी अपादान है, ग्रामात आगच्छति में ग्राम तो है ही है, ये भी आपका अपादान है। कहा साहब राम कुमार पढ़ता है, जब कोई क्रिया कोई कर्ता जहां करता है तो उस कर्ता का जो आधार होता है, बताइए राम कुमार पढ़ता है सर, कहां पढ़ता है, तो उस क्रिया या कर्ता का जो आधार होता है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो राम कुमार पढ़ता है, कहां पढ़ता है, जयपुर में। तो सर यहाँ पढ़ने में राम कुमार का जो आधार है वही आधार जयपुरे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। इस प्रकार से कारकों की व्यक्तियां होती है। अभी हम आगे बढ़ी रहे, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों की तरह सीख रहे हैं ताकि थोड़ा समझ सके हम। तो हे बालक, ये संबोधन है, ये कारक नहीं है। ग्रामस्य राम कुमार में राम कुमार का संबंध गांव से तो है, लेकिन सर बाकी ग्रामस्य का संबंध क्रिया से नहीं है। तो ग्रामस्य पढ़ते में कोई मतलब नहीं, ये संबंध है, ये भी कारक नहीं है। राम कुमार ये क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला है। पढ़ता है में कौन पढ़ता है, राम कुमार ये करता है। राम कुमार पढ़ता है में पढ़ने के द्वारा राम कुमार पढ़कर क्या चाहता है, वो संस्कृत, ये कर्म है। क्रिया करने में यानी पढ़ने में राम कुमार की सहायता जो करेगा वो अवधान है, ध्यान है, चित्त है। तो वो ध्यानेन क्या है सर, आपका कर्ण है। राम कुमार जिसके लिए पढ़ता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो जीविकाई, वो आपका संप्रदान है, इसलिए जीविकाई के में चतुर्थी किया आपने, संप्रदान है। उसी प्रकार से राम कुमार जिससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करता है, पढ़ता है, वो आपका अपादान है, शिक्षकात अपादान है। राम कुमार जहां पढ़ता है वो राम कुमार का आधार, कर्ता का आधार वो आपका अधिकरण है। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से ये वाक्य आपका तैयार हो जाता है। अब मैंने जितने भी कारक लिखे, राम कुमार में भी कोई व्यक्ति लगाई होगी, संप्रदान में भी कोई व्यक्ति लगाई होगी, इसी प्रकार जयपुर में कोई व्यक्ति लगाई होगी। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि यही कारक आगे जाकर अपने अपने हिसाब से विभक्तियों को स्वीकार करते हैं। कर्ता के अर्थ में आप प्रथमा का प्रयोग करते हैं, कर्म के अर्थ में आपने द्वितीया का प्रयोग किया। समझना मेरी बात को, याद रखना सर, जो कर्ता आता है उसमें प्रथमा आती है, इसलिए राम कुमार से राम है की तरह राम कुमार है। कर्म जो होता है उसमें द्वितीय आती है, इसलिए रामम की तरह संस्कृत में द्वितीय का प्रयोग किया। कर्ण में तृतीय आती है, इसलिए ज्ञानेन की तरह ध्यानेन में तृतीय का प्रयोग किया। और संप्रदान में चतुर्थी आती है, इसलिए आपने लताई की तरह जीविका में जीविकाई किया। और याद रखना अपादान में पंचमी, इसलिए ग्रामात की तरह आपने शिक्षकात में पंचमी की। और सप्त अधिकरण जो होता है उसमें सप्तमी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ग्रामे की तरह यहाँ जयपुरे में सप्तमी का प्रयोग किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहां सभी क्रिया के साथ इन का अन्वय हो रहा था, इसलिए इस वाक्य में ग्रामस्य और हे बालक को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या है, आपके कारक हैं। तो 6 कारकों को हम इस प्रकार से करते हैं। मेरे कहने का मतलब कारक की पहचान हम करेंगे, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये संप्रदान है, ये अपादान है। और सर कारकों की पहचान के बाद उन कारकों को आगे नियमानुसार क्रमानुसार हम विभक्तियां दे देते हैं। तुम कारक हो प्रथमा ले जाओ, तुम कर्ण हो तृतीया ले जाओ, अपादान हो पंचमी ले जाओ, अधिकरण हो सप्तमी ले जाओ, संप्रदान हो चतुर्थी ले लो, कर्म हो तो द्वितीया ले लो। इस प्रकार से हम पहले कारक की पहचान करेंगे। और कारक की पहचान करने के लिए तो आगे नियम पढ़ने वाले हैं। सामान्य नियम तो कह दिया, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है,
क्रिया करके जो चाहोगे वो कर्म होता है, क्रिया में जो आपकी हेल्प करे वो कर्ण होता है, जिसके लिए क्रिया करो वो आपका संप्रदान होता है, क्रिया में जहां से अलग हो जाओगे वो आपका अपादान होता है, और जहां क्रिया की जाएगी वो आधार आपका अधिकरण होता है। और क्रमानुसार हम प्रथमा से लेकर 6 विभक्तियों का प्रयोग क्यों कर लेते हैं? संबंध को संबंध कारक की तरह भांति मानकर उसमें षष्ठी लगा देते हैं, 7 हो गई विभक्तियां, और संबोधन आपका प्रथमा का ही कार्य वापस होता है, इसलिए अलग से विभक्ति नहीं होती, इसलिए 7 विभक्तियों को हम नियमानुसार दे देते हैं। अब यहां तक की चर्चा में तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बात यहां तक ये समझने वाली थी कि हे बालक संबोधन है, इसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, प्रथमा का प्रयोग करके हम अनुवाद कर लिए हैं। ग्रामस्य आपका संबंध है, क्योंकि ग्रामस्य का संबंध रामकुमार से तो है, ये संबंध तो है, लेकिन बाकी क्रिया से इसका संबंध नहीं है, इसको भी हम कारक नहीं मानेंगे और नियमानुसार हम शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके ग्राम से ग्रामस्य बना लेंगे। हे बालक से संबोधन में प्रथमा का कार्य होता है, इसलिए हे बालक हम पद प्रथमा में बना लेंगे। आरपीएससी ग्रेड 1 और 2 के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला।